हेलो, लक्ष्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज वीलेन का जो चैप्टर है उसका दूसरा वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। और बेटा जो कल लास्ट में छोड़ा था उसी से शुरुआत करता हूँ। राहुल सर जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, फिर भी हम वीडियो बनाएंगे और आपके लिए बना रहा हूँ। तो बेटा जो आपका आज का टॉपिक होने वाला है वो कल लास्ट में छोड़ा था, वीलेन के प्रकार। वीलेन के प्रकार, वीलेन के प्रकार से शुरुआत करने जाने वाले हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि वीलेन के जो प्रकार है वो पहला प्रकार आपको मैंने पढ़ा दिया था वीलेन उपस्थित घटकों की संख्या के आधार पर। जो आज दूसरा प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक एवं विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर वीलेन का प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर किसका प्रकार बेटा? भौतिक अवस्था के आधार पर वीलेन के प्रकार। देखो इस आधार पर वीलेन मुख्यतः तीन प्रकार के हो सकते हैं, ठोस वीलेन, द्रव वीलेन और गैस वीलेन। लेकिन मैं आपको पूरी तरह समझाने वाला हूं, पूरा चार्ट बनाने वाला हूं। तो यहाँ पर ध्यान से रखना, यहाँ पर लिखूंगा बेटा मैं वीलेन के प्रकार, यहाँ पर लिखूंगा वीलेन का प्रकार। इसके बाद में यहाँ पर रहेगा आपका विलय की भौतिक अवस्था, विलय की भौतिक अवस्था। यहां पर रहेगा आपका विलायक की भौतिक अवस्था। और यहां पर उसका क्या बताऊंगा बेटा मैं? उदाहरण। क्या बताऊंगा? उदाहरण। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं बोलूं आपको कि आपका विलायक तो ठोस, ठोस और ठोस, लेकिन बेटा विलय की भौतिक अवस्था बदल सकता हूं। विलय की भौतिक अवस्था क्या ली मैंने? सर एक बार तो ठोस ले लो, दूसरी बार क्या ली बेटा? द्रव, और थर्ड टाइम क्या लिया? गैस। सर जब विलय और विलायक, विलय की भौतिक अवस्था ठोस होगी और विलय की ये होगी ठोस होगी, तो कौन सा विलयन बनेगा? ठोस ठोस विलयन। कौन सा विलयन बनेगा भैया? ठोस ठोस विलयन बनेगा। दूसरा दूसरा बेटा विलायक ठोस है और ये द्रव है, तो कौन सा विलयन बनेगा? ठोस द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन। तीसरा क्या बन जाएगा सर? ठोस गैस विलयन, ठोस गैस विलयन। इनका उदाहरण बताता हूं ठोस ठोस का। देखा, जिसका एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं मैं बेटा, तांबे का सोने में विलयन। तांबे का सोने में विलयन क्या होगा बेटा? ठोस ठोस विलयन होगा। क्योंकि आप सभी जानते हो सोना क्या होता है बेटा? सोना 24 कैरेट सोना होता है, वो शुद्ध होता है, लेकिन वो काफी मुलायम होता है, तो उसके आभूषण नहीं बनाए जाते। तो उसमें अशुद्धि के रूप में क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। यहाँ पर सोना आपका विलायक है, तांबा यहाँ पर आपका विलय है। तो बताइए आप, दोनों टोस टोस हुए तो टोस टोस विलयन का उदाहरण हुआ। अगला लेता हूं बेटा ठोस द्रव विलयन का उदाहरण। आपने सुना भी होगा इसका उदाहरण बेटा। इसका उदाहरण है अमलगम। क्या बेटा? अमलगम। अमलगम। सर अमलगम क्या होता है? अमलगम के बारे में बताता हूं बेटा। किसी धातु का पारा, जो मरकरी होती है, उसका जो विलयन होता है, धातु और पारा का जो विलयन होता है वो आपका अमलगम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे धातु होगी वो ठोस अवस्था में होगी, तो धातु किसका काम करेगी? धातु हमेशा विलायक का काम करेगी, और धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। और पारा एकमात्र ऐसी धातु होती है जो बेटा किसमें पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बारे में कुछ आपको बताता हूं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, जो बोर्ड एग्जाम 2024 में अभी भी आया, सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम का मतलब क्या है? सोडियम अमलगम का मतलब है Na+Hg। 2024 में क्या क्वेश्चन आया कि सोडियम अमलगम में विलय और विलायक को बताइए। तो बेटा जब अमलगम की बात आ जाएगी तो धातु का पारे के साथ जो मिश्रण रहेगा वो आपका अमलगम रहेगा, और इसमें धातु हमेशा विलायक रहेगी। तो बेटा सोडियम तो क्या हो गया? आपका विलायक हो गया। इसके अलावा आपका पारा क्या हो गया? जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, यह आपका क्या हो गया? विलय हो गया। दूसरा आप एग्जांपल और ले सकते हो, जिंक अमलगम। क्या ले सकते हो बेटा? जिंक अमलगम। तो जिंक अमलगम का मतलब क्या हुआ? Zn+Hg। तो बेटा ये तो आपका विलायक और ये आपका विलय। तो जब विलायक ठोस अवस्था में हो और विलय द्रव अवस्था में हो तो कौन सा विलयन बनता है भैया जी? कौन सा विलयन बनता है? ठोस द्रव विलयन बनता है। कौन सा विलयन बनता है? ठोस द्रव विलयन बनता है। आगे थर्ड नंबर पे बात करते हैं अपन। थर्ड नंबर पे कि जब आपका विलय
यहां लिख रहा हूं विलायक, और वहां पर आपको क्या बताऊंगा बेटा, उदाहरण। क्या बताऊंगा यहां पर, उदाहरण। उदाहरण, ये उदाहरण बता दिया। तो इधर देखो ध्यान से बेटा, तीसरा विलयन में ले रहा हूं यहां पर विलयन का प्रकार, विलयन का प्रकार। तो बेटा क्या ले रहा हूं, जैसे सर लास्ट का बच गया था ठोस, और इधर बेटा गैस ले रहा हूं विलय। तो बेटा कौन सा विलयन बनेगा जी, सर जी ठोस गैस विलयन बनेगा। कौन सा विलयन बनेगा, ठोस गैस विलयन बनेगा। अब आप डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानते होंगे, निकिल हो गया, प्लेटिनम हो गया, प्लेडियम हो गया, ये सब तत्व होते हैं, इनका आकार छोटा होता है। डी ब्लॉक के तत्वों का प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो उच्च होता है, तो आकार क्या हो जाएगा, आकार छोटा हो जाएगा। और जिनका आकार छोटा होता है उनका सतही क्षेत्रफल अधिक होता है, और सतही क्षेत्रफल अधिक होगा तो अपनी सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं उस पर किसी गैस का क्या कर सकते हैं, ये अवशोषण कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण है कि निकिल, प्लेटिनम, प्लेडियम की सतह पर हाइड्रोजन गैस का अवशोषण, हाइड्रोजन गैस का अवशोषण। तो बेटा यहाँ पर ये जो निकिल, प्लेटिनम, प्लेडिनम होते हैं ये विलायक होते हैं, और हाइड्रोजन गैस विलय होती है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ठोस विलयन। ठोस विलयन के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। आगे बात करेंगे अब दूसरे विलयनों के प्रकार के बारे में, कि विलायक अगर आपका द्रव हो, यहां पर भी विलायक आपका द्रव हो, और लास्ट में भी आपका विलायक क्या हो, द्रव हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि विलय आपका ठोस हो, तो क्या बनेगा, चौथा विलयन वो बन जाएगा सर द्रव ठोस विलयन। द्रव ठोस विलयन यहां पर क्या बन सकता है बेटा आपका, यहां पर बन जाएगा आपका, जैसे ये आ जाएगा, द्रव ही आ जाए यहां पर विलय भी, तो क्या बन जाएगा आपका द्रव द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन। और लास्ट में क्या जाएगा सर, विलय गैस हो, तो विलय गैस हो, विलय क्या हो आपकी गैस। जब विलय गैस हो जाएगी तो विलयन क्या बन जाएगा आपका, द्रव गैस विलयन, द्रव गैस विलयन। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। द्रव ठोस विलयन का मतलब विलायक द्रव हो और विलय आपका क्या हो, ठोस हो। तो बेटा यहां तो आप बराबर के एग्जांपल बता सकते हो। पहला कौन सा, जल में घुला ग्लूकोज, जल में घुला हुआ ग्लूकोज, जल में घुला हुआ ग्लूकोज। थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, जब ग्लूकोज को आप जल में घोलोगे तो कौन सा विलयन बनेगा, द्रव ठोस विलयन बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज आपका विलय होगा और आपका जल क्या होगा बेटा, विलायक होगा। यहां पर है द्रव द्रव विलयन। तो द्रव द्रव विलयन का उदाहरण बेटा आपको मैं बताना चाहूंगा, जल में घुला एथेनॉल, जल में घुला एथेनॉल। जो जल में घुला एथेनॉल है वो आपका कौन सा विलयन हो जाएगा, द्रव द्रव विलयन हो जाएगा। कौन सा विलयन हो जाएगा बेटा, द्रव द्रव विलयन हो जाएगा। द्रव गैस विलयन, क्योंकि एथेनॉल आपका विलय है और जल आपका विलायक के दोनों ही द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव गैस विलयन का उदाहरण क्या हो जाएगा बेटा, द्रव गैस विलयन का उदाहरण हो जाएगा जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस, 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 जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस। देखो यहां ध्यान से देखिए बेटा, जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस विलय होगी और जल आपका क्या होगा, विलायक होगा। तो बेटा यहां पर द्रव विलयन भी समाप्त हो गए। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, आपके यहां पर विलयन का प्रकार, विलयन का प्रकार दोबारा से लिख रहा हूं, यहां पर विलय ले लूंगा, यहां पर आपका विलायक ले लिया जाएगा, विलायक ले लिया जाएगा, और यहां पर आपको एग्जाम्पल बता दिया जाएगा। दोबारा पूरी चर्चा करेंगे एक बार और कि विलायक आपका क्या हो, गैस, दूसरा विलायक भी क्या हो, गैस, और तीसरा विलायक भी क्या हो बेटा, गैस। लेकिन ये बदल सकता है, ये गैस गैस भी हो सकता है, ये ठोस गैस भी हो सकता है, और ये आपका द्रव भी हो सकता है। तो यहां पर कौन सा विलयन बनेगा, यहां पर बनेगा सर जी गैस गैस विलयन। कौन सा विलयन, गैस गैस विलयन। यहां पर भैया जी कौन बनेगा, यहां पर बनेगा गैस ठोस विलयन, गैस ठोस विलयन, गैस ठोस विलयन। और यहां पर कौन सा बनेगा बेटा आपका, गैस द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन।
गैस द्रव विलयन यहां पर बन जाएगा। एग्जाम्पल बताओ सर हमें, एग्जाम्पल बताता हूं गैस का। बेटा जब नाइट्रोजन गैस को किसमें मिश्रित किया जाए, नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस को मिश्रित किया जाए, नाइट्रोजन गैस में किसको मिश्रित किया जाए, ऑक्सीजन गैस को मिश्रित किया जाए, ऑक्सीजन गैस को मिश्रित किया जाए तो वो कौन सा विलयन बनाता है, मिश्रित किया जाए तो कौन सा विलयन बनाता है, वो आपका विलयन बनाता है बेटा गैस। नाइट्रोजन गैस यहाँ पर विलायक का काम करती है और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर विलय का काम करती है। तो ऑक्सीजन गैस विलय होगी और नाइट्रोजन गैस यहाँ पर आपका विलायक होगी, तो गैस विलयन बना। सर गैस ठोस विलयन का उदाहरण बताओ। कपूर को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए, कपूर को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए, कपूर को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए, कपूर को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए। ये कौन सा विलयन हो गया आपका, गैस ठोस विलयन हो गया, क्योंकि यहां पर भी मिलाएगा आपकी नाइट्रोजन गैस होगी। और बेटा कपूर आपका ठोस है तो बेटा गैस ठोस विलयन आपका बन गया। लास्ट वाला है गैस द्रव विलयन, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जानते हो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको बताता हूं, CH Cl3। साउथ की मूवी में जानते हो ना आप, साउथ की मूवी में वो हीरोइन होती है, एक्ट्रेस होती है, एक्टर आता है, वो दोनों रेलगाड़ी में जाते हैं, फिर विलन आता है, विलन आ जाते हैं और वो स्प्रे छिड़क कर वो बेहोश करके लेके चले जाते हैं ना, वो बेटा क्या होता है आपका लिक्विड क्लोरोफॉर्म होता है। क्या होता है, लिक्विड क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का यूज होता है बेहोश करने में, और क्लोरोफॉर्म को अगर नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए तो कौन सा विलयन बन जाता है, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए तो आपका कौन सा विलयन बन जाता है, गैस द्रव विलयन बन जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस होती है जबकि क्लोरोफॉर्म आपका कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, जो कि आपका विलय होता है और ये आपका विलायक होता है। तो बेटा जी मैंने आपको क्या बताया कि आज अपन पढ़ रहे थे विलयन के प्रकार, वो भी किसके आधार पर, विलय एवं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। फिर मैंने बताया कि इस आधार पर विलयन कौन कौन से होते हैं सर, ठोस विलयन हो सकता है, उदाहरण तांबे का सोने में विलयन। ठोस द्रव विलयन हो सकता है सर अमलगम क्या होता है, धातु और पारे का जो मिश्रण होता है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो आपका अमलगम होता है, और धातु इसमें हमेशा विलायक का काम करती है और पारा हमेशा विलय का काम करता है। सोडियम अमलगम 2024 में आया, सोडियम अमलगम में विलय और विलायक को बताइए। तो बेटा विलय क्या होगा, सोडियम और अमलगम, जो आपका पारा है मरकरी है वो आपका विलायक होगा, सोडियम और विलय हो जाएगी आपकी मरकरी या पारा। जैसे जिंक अमलगम Zn आपका विलायक होगा और मरकरी आपका विलय होगी। फिर मैंने बताया ठोस गैस विलयन, क्या बताया, ठोस गैस विलयन। इसमें मैंने बताया कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका आकार छोटा होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत ज्यादा होता है, तो उनका आकार छोटे होने के कारण सतही क्षेत्रफल क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो अपनी सतह पर वो हाइड्रोजन गैस का अवशोषण कर लेते हैं। तो निकिल प्लेटिनम पैलेडियम जो भी होते हैं ये विलायक की तरह, धातु होती है वो विलायक की तरह कार्य करती है और अपनी सतह पर नाइट्रोजन गैस को अवशोषित कर लेती है। तो ये आपका ठोस गैस विलयन हुआ। सर द्रव ठोस विलयन का उदाहरण जल में घुला हुआ ग्लूकोज। आगे द्रव विलयन का उदाहरण जल में घुला हुआ एथेनॉल, द्रव गैस का जल में घुली हुई ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपका अगर बात किया जाए गैस का नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस को मिश्रित किया जाए। गैस ठोस का क्या होगा बेटा जी, कपूर को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए, नाइट्रोजन गैस, इन तीनों में ही बेटा किसका काम करती है, विलायक का, कपूर यहाँ पर विलय का काम करता है। तो गैस ठोस विलयन। गैस द्रव विलयन, जब द्रव क्लोरोफॉर्म को, द्रवित क्लोरोफॉर्म को या द्रव क्लोरोफॉर्म को किसमें मिश्रित किया जाए बेटा, नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए तो क्लोरोफॉर्म यहाँ पर विलय का कार्य करता है और नाइट्रोजन गैस आपका विलय का कार्य करती है। ये विलय और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो दूसरा विलयन का प्रकार, एक कल पढ़ा दिया था पहले वीडियो में, सेकंड वीडियो में ये पढ़ा रहा हूं, और इसके अलावा जो तीसरा अपन विलयन का प्रकार पढ़ेंगे वो विलय एवं विलायक की मात्रा के आधार पर, विलय एवं विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार, मात्रा के आधार पर, किसके प्रकार, मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार, विलय एवं विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। तो आज का जो अगला टॉपिक है वो क्या होगा बेटा, आपका अगला टॉपिक है वो क्या होगा कि सर विलय और
विलेय और विलेय एवं विलायक की विलेय एवं विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार, मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। तो आपको बताना चाहूंगा बेटा, दो प्रकार के विलयन बनते हैं। कितने प्रकार के विलयन बनते हैं? दो प्रकार के आपके विलयन बनते हैं। पहला विलयन कौन सा होता है? तनु विलयन। पहला विलयन कौन सा होगा? तनु विलयन। तनु विलयन जिनको डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहा जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहा जाता है। क्या होता है सर इसका मतलब? इसका मतलब मैं पहले डेफिनेशन आपको लिखा देता हूं, फिर आपको मैं समझाऊंगा। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षाकृत, विलायक की मात्रा के अपेक्षाकृत कम होती है, वो आपका कौन सा विलयन कहलाता है दोस्तों? वो आपका तनु विलयन कहलाता है। कौन सा विलयन कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। कौन सा विलयन कहलाता है बेटा जी? तनु विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो और विलायक की मात्रा ज्यादा हो, वो विलयन क्या कहलाएगा? आपका तनु विलयन। दूसरा जो विलयन होता है आपका, वो सांद्र विलयन होता है। सांद्र विलयन होता है वो। और सांद्र विलयन को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सांद्र विलयन क्या होता है? सांद्र विलयन को बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और क्या होगी इसकी डेफिनेशन कि सर वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा के अपेक्षाकृत अधिक होती है। विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की अपेक्षाकृत अधिक होती है, वो कौन सा विलयन कहलाएगा? अधिक होती है, वो आपका कौन सा विलयन कहलाता है बेटा? सांद्र विलयन। कौन सा विलयन होता है वो? सांद्र विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? सांद्र विलयन कहलाता है। थोड़ा सा मैं समझाने के लिए डायग्राम का भी यूज करूंगा, आप बेफिक्र रहिए, आपको पूरा समझाया जाएगा। तो विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर विलयनों को कितने भागों में बांटा गया बेटा? दो भागों में बांटा गया। एक तनु विलयन होता है और दूसरा दो सांद्र विलयन होता है। तनु विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, विलायक ज्यादा हो, वो तनु है। सांद्र विलयन जिसमें विलेय अधिक होगा विलायक की तुलना में, वो आपका सांद्र विलयन होता है। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम यूज करना चाहूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया बेटा? एक बोतल ली, ये बोतल मान लीजिए, और इसमें मैंने एक सॉल्यूशन भर रखा है, और उस सॉल्यूशन का मैंने यहाँ पर आगे लिख रखा है, आगे ऐसे लिख रखा है इसके बेटा 20% H2SO4। इस बोतल में ऐसा लिखा हुआ है। एक और बोतल है मेरे पास, और उस बोतल में क्या लिखा हुआ है बेटा? थोड़ा ध्यान से देखना। उस बोतल में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भी कुछ सॉल्यूशन मैंने आपके लिए भर रखा है, सॉल्यूशन भर रखा है। यहाँ पर भी एक सॉल्यूशन भर रखा है, यहाँ पर भी एक सॉल्यूशन भर रखा है, और इसके अंदर भी मैंने कौन सा सॉल्यूशन भर रखा है? एक ही सॉल्यूशन, वो भी H2SO4 का विलयन है। 20% H2SO4 का विलयन भर रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर है जो आपका ऐसे लिख रखा है यहाँ पर कि 80% H2SO4 का विलयन, 80% H2SO4 का विलयन। तो इसका मतलब ये है, अगर ये बाय मास हो, परसेंटेज जो है वो बाय मास है, मतलब द्रव्यमान के रूप में है, ये भी द्रव्यमान के रूप में है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ
इसका मतलब है कि 20 ग्राम H2SO4 100 ग्राम VLN में उपस्थित है, 100 ग्राम VLN में उपस्थित है, 100 ग्राम VLN में उपस्थित है। या इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि 20 ग्राम H2SO4 VLN 100 ग्राम होता है, तो 20 ग्राम H2SO4 80 ग्राम जल में घुला है, क्योंकि दूसरा विलायक कौन होगा इसमें, 80 ग्राम जल में घुला है। 20 ग्राम H2SO4 80 ग्राम जल में घुला हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि 80 ग्राम H2SO4 20 ग्राम जल में घुला हुआ है, 20 ग्राम जल में घुला हुआ है। 80 ग्राम H2SO4 20 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो अब मैं आपको रेस्पेक्टिवली बात करूं, रेस्पेक्टिवली अगर बात करूं तो आपसे पूछूं इन दोनों सॉल्यूशन में कौन सा तनु है, वो कौन सा सांद्र है, तो आप वही कहोगे कि सर वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा कम और विलय की मात्रा ज्यादा है, तो वो कौन सा विलयन होता है, तनु होता है। तो ये बेटा कौन सा विलयन होगा आपका, तनु विलयन होगा। ये आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। और बेटा इसको ध्यान से देखिए, वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा है, जल ज्यादा है और आपका H2SO4 कम है, वो आपका कौन सा विलयन होगा, वो आपका सांद्र विलयन होगा। वो कौन सा विलयन होगा, सॉरी बेटा जी गलती कर रहे हो। आपको मैं बताना चाहूंगा आपने यहाँ पर गलत किया है, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपका H2SO4 क्या है, H2SO4 आपका विलय है और यहाँ पर विलय 80 ग्राम है, तो ये विलयन तो कौन सा होगा, सांद्र विलयन होगा। कौन सा विलयन होगा, सांद्र विलयन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पर विलय की मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा तो 20 ही ग्राम है, और जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा होती है और विलायक की मात्रा कम होती है, वो आपका सांद्र विलयन होता है। यहाँ पर विलय कम है और विलायक ज्यादा है, जल ज्यादा है, तो बेटा पतला है, और पतले विलयन को क्या कहते हैं बेटा, तनु विलयन कहते हैं। तो ये विलयन आपका कौन सा हो जाएगा, तनु विलयन हो जाएगा, तनु विलयन होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो रेस्पेक्टिवली आप समझ सकते हो कि जब दो विलयनों की कंपैरिजन आपसे करवाए जाए, तो ऐसा विलयन जिसमें पानी ज्यादा है, मतलब विलायक ज्यादा है और विलय कम है, वो आपका तनु होता है। और ऐसा विलयन जिसमें आपका विलय ज्यादा और विलायक कम होता है, वो आपका सांद्र विलयन कहलाता है। तो ये विलयन के प्रकार कंप्लीट हो चुके हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा सांद्रता की इकाइयां। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा आपका, सांद्रता की इकाइयां। सांद्रता की इकाइयां जो सांद्रता की इकाइयां हैं वो कौन कौन सी है, उनमें अपन कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं, शुरू से ही करता हूं स्टार्ट बेटा। जो पहली सांद्रता की इकाई पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे भार प्रतिशत, या इसका सेकंड जो मीन होता है वो होता है द्रव्यमान प्रतिशत, या इसको बेटा आप W/W परसेंटेज भी आप बोल सकते हो। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जब भी आ जाए तो देखो ध्यान से रखना, जब भी सांद्रता का मतलब हो तो सांद्रता किसकी ज्ञात करनी है, विलय की ज्ञात करनी है, और किस में से ज्ञात करनी है, विलयन में से ज्ञात करनी है। तो बेटा पहला हमेशा विलय का लेना और दूसरा हमेशा विलयन का लेना। तो बेटा विलय का क्या सर ने बताया, पहला किसका लेना है, विलय का क्या ले रखा है, W। तो विलय का W का मतलब विलय का भार, और भार किस में लोगे, ग्राम में, तो विलय का ग्राम में भार। दूसरा किसका बेटा, दूसरा किसका, विलयन का, तो विलयन का भार भी किसमें, ग्राम में, विलयन का भार, विलयन का ग्राम में भार। और परसेंटेज के लिए अपन क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। तो बेटा जी अगर यहाँ पर फॉर्मूले की बात करूं, भार प्रतिशत का फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहो तो क्या बनाओगे सर, विलय का पहला W किसका, विलय का ग्राम में भार, विलय का ग्राम में भार। और बेटा ये बाई का साइन है तो क्या लगाओगे, बटेवा, बाई लगा दोगे। दूसरा क्या सर, विलयन का भी क्या दे रखा है, भार, तो विलयन का भार भी किसमें, ग्राम में, विलयन का ग्राम में भार। और परसेंटेज के लिए क्या लगा दोगे, 100 लगा दोगे। यही आपकी क्या हो जाएगी, भार प्रतिशत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भार प्रतिशत। तो भार प्रतिशत का फॉर्मूला बनाना बहुत ही आसान कर दिया आपके डीके सर ने आपके लिए। W/W परसेंटेज कि पहला विलय का, दूसरा विलयन का भार ग्राम में, और विलय का भार ग्राम में और विलयन का भार भी ग्राम में। फॉर्मूला आप इस तरह बना सकते हो। डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय का ग्राम में भार आपका क्या कहलाता है,
भार प्रतिशत कहलाता है। तो परिभाषा भी मैं आपको लिखवा देता हूं। किसी भी विलयन के 100 ग्राम भार में उपस्थित, किसी भी विलयन के 100 ग्राम भार में उपस्थित 100 ग्राम, किसी भी विलयन के 100 ग्राम भार में उपस्थित भार में उपस्थित, किसी भी विलयन के 100 ग्राम भार में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार क्या कहलाएगा आपका? विलेय का ग्राम में भार क्या कहलाएगा आपका? भार प्रतिशत। क्या कहलाता है बेटा? भार प्रतिशत, मतलब W/W परसेंटेज कहलाता है, W/W परसेंटेज कहलाता है। तो भार प्रतिशत की डेफिनेशन क्या होगी? किसी भी विलयन के 100 ग्राम भार में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार, भार प्रतिशत कहलाता है। यहां से अगर मैं आपको एक क्वेश्चन कराने की कोशिश करूं तो इसका मतलब आप ही बताओगे। मैंने यहां पर ऐसा लिखा कि 10% द्रव्यमान के रूप में ग्लूकोज का जलीय विलयन, ग्लूकोज का जलीय विलयन 10% ग्लूकोज के जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है? जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है? तो आप क्या मतलब बता सकते हो इसका? सर जी अब की बार आपने क्या लिया? द्रव्यमान के रूप में लिया, मतलब W/W परसेंटेज लिया, मतलब विलेय का भार किसके अंदर? 100 ग्राम विलयन में। तो आप ऐसा बोल सकते हो। इसका सॉल्यूशन क्या बता सकते हो आप बेटा? इसका मतलब आप देखना सॉल्यूशन इसका क्या लिखोगे आप ऐसे लिखोगे कि सर 10 ग्राम ग्लूकोज है विलेय, वो कितने ग्राम? सर 100 ग्राम विलयन में। सर 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। 10 ग्राम ग्लूकोज कितने विलयन में उपस्थित है बेटा? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। या इसका दूसरा तरीका क्या बोल सकते हो आप? जल की मात्रा भी तो बता सकते हो आप। तो कैसे बोल सकते हो कि सर 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम, क्योंकि जल 90 ग्राम है ना, जलीय विलयन है, 90 ग्राम जल में घोलने पर 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर कितना प्राप्त हुआ है? सर 100 ग्राम विलयन प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है बेटा? 100 ग्राम विलयन प्राप्त हुआ है, 100 ग्राम विलयन प्राप्त हुआ है। 90 ग्राम 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम विलयन प्राप्त हुआ है। या तो ये बोल दो, या 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, जिसमें जल की मात्रा 90 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत क्या? उपयोग में मैं आपको बताता हूं। उपयोग, भार प्रतिशत का उपयोग आपको बताता हूं बेटा। भार प्रतिशत का उपयोग क्या होता है? भार प्रतिशत का उपयोग आपको बताता हूं। भार प्रतिशत का उपयोग, भार प्रतिशत का जो उपयोग होता है, भार प्रतिशत का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। भार प्रतिशत का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में, कई रासायनिक या का उपयोग, भार प्रतिशत का उपयोग आप ऐसे बोल सकते हो ब्लीचिंग व्यवसाय में किया जाता है। भार प्रतिशत का उपयोग किसमें किया जाता है? ब्लीचिंग व्यवसाय में किया जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल में यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ब्लीचिंग का मतलब होता है बेटा, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं ना जीवाणुओं को, जम्स को मारने में, कीटाणुनाशी होता है ब्लीचिंग का मतलब। तो बेटा एग्जाम्पल यहाँ पर बताता हूँ, एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सोडियम हाइपोक्लोरेट होता है। इसका सोडियम हाइपोक्लोरेट का जल में 3.62% द्रव्यमान के रूप में होता है। द्रव्यमान के रूप में होता है और इसी का यूज किया जाता है बेटा कीटाणुनाशी छिड़काव के रूप में। जो सोडियम हाइपोक्लोरेट का जल में 3.62% द्रव्यमान के रूप में होता है, उस विलयन का यूज कीटाणुनाशी छिड़काव के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट दूसरी पढ़ते हैं अपन बेटा, जो सेकंड नंबर की है आपके, वो है आपके आयतन प्रतिशत।
सेकंड नंबर की क्या रहेगी बेटा आपकी आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। और आयतन प्रतिशत को बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और मैंने पहले ही बता दिया था आपको क्या कि फर्स्ट किसका लेना है विले का और सेकंड किसका है विलियन का। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर विलियन का, वी का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किस में होगा सर ml में। यहां पर आयतन मिलीलीटर में लेना है। दूसरा किसका होगा सर, सॉरी बेटा यहां पर विलियन नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा फर्स्ट रहेगा विले, विले का आयतन ml में। सेकंड किसका आएगा आपके विलियन का, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन भी किसमें दोस्त मिलीलीटर में। और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे मेरे दोस्तों 100 लगा देंगे। तो यहां तो बहुत इजी कर दिया सर आपने काम कि आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला बहुत आसान है सर, कैसे लिखोगे बिल्कुल सर आसान तरीके से समझाया आपने। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, पहला किसका होता है विले का आयतन। तो फॉर्मूला बन जाएगा विले का मिलीलीटर में आयतन, विले का मिलीलीटर में आयतन, विले का मिलीलीटर में आयतन, मिलीलीटर में आयतन। बाय के लिए ये बाय का चिन्ह लगा दिया। दूसरा क्या होगा सर विलियन का भी आयतन किसमें होगा, विलियन का, विलियन का भी आयतन, विलियन का आयतन भी किसमें होगा, विलियन का आयतन भी आपका ml में होगा। और परसेंटेज के लिए आप क्या लगाओगे बेटा 100, क्या लगाओगे परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दोगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी आयतन प्रतिशत आ जाएगी। क्या जाएगी बेटा ये आपकी आयतन प्रतिशत आ जाएगी। आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा सा उधर साइड में ज्यादा चला गया तो आप इसको ही काम करो। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा इसको आप दोबारा से लिख लो ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, क्योंकि बोर्ड में आपको नजर नहीं आ रहा है। तो इसको फॉर्मूले को आप दोबारा लिख लो यहाँ से। क्या होगा बेटा दोबारा ध्यान से देखना, थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे से मैं लिखाता हूँ क्योंकि आपके नोट्स प्रॉपर होनी चाहिए। आयतन प्रतिशत क्या होगा सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होगा इसका मतलब सर विले का, विले का आयतन किसमें होना चाहिए बेटा ml में, विले का आयतन किसमें ml में। बाय के लिए बाय लगा दो। दूसरा किसका होगा विलियन का, तो विलियन का आयतन भी किसमें होना चाहिए बेटा जी, विलियन का आयतन भी आपका ml में, विलियन का आयतन भी आपका किसमें होना चाहिए ml में। और परसेंटेज के लिए क्या लगा दोगे आप 100 लगा दोगे तो ये आपकी क्या बन जाएगी बेटा, ये आपकी आयतन प्रतिशत बन जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैंने समझाया है। डेफिनेशन में बहुत आसान है, किसी विलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विले का मिलीलीटर में आयतन आपका क्या कहलाएगा आयतन प्रतिशत। तो इंतजार नहीं करते हैं, डेफिनेशन आपको बता देता हूं मैं। किसी विलियन के, किसी विलियन के, किसी विलियन के 100 मिलीलीटर, किसी विलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित, किसी विलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विले का, विले का, विले का मिलीलीटर में आयतन, विले का मिलीलीटर में आयतन, मिलीलीटर में आयतन, मिलीलीटर में आयतन आपका क्या कहलाएगा आयतन प्रतिशत। मिलीलीटर में आयतन, आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहलाती है, कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो आयतन प्रतिशत क्या होता है कि किसी विलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विले का मिलीलीटर में आयतन आपका आयतन प्रतिशत कहलाता है। यहां से भी मैं आपका एक क्वेश्चन करवाता हूं बेटा। क्वेश्चन ये है कि एथेनॉल, एथेनॉल का, एथेनॉल का 10%, एथेनॉल का 10% जलीय विलयन से, जलीय विलयन से, एथेनॉल का 10% जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है, जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, एथेनॉल के 10% जलीय विलयन से आपका क्या तात्पर्य है। तो बेटा यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना, पहले द्रव्यमान प्रतिशत में ब्रैकेट में द्रव्यमान के रूप में दिया था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी परसेंटेज नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपको क्या माननी है आयतन प्रतिशत माननी है। और इसका जो सॉल्यूशन होगा उसका मतलब ये होगा, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन ये होगा बेटा जी कि 10 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर एथेनॉल, 10 मिलीलीटर एथेनॉल
10 मिलीलीटर एथेनॉल 90 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है, 90 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है, 90 मिलीलीटर जल में, 90 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है, 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 जिससे 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 विलयन का आयतन, जिससे विलयन का आयतन 100 मिलीलीटर प्राप्त होता है, जिससे विलयन का आयतन कितना प्राप्त होता है, 100 मिलीलीटर प्राप्त होता है, 100 मिलीलीटर प्राप्त होता है। थोड़ा ध्यान से समझो बेटा, एथेनॉल का 10% जलीय विलयन से क्या तात्पर्य? अरे बेटा विलयन तो 100% होता है, लेकिन आयतन प्रतिशत के रूप में भाई 100 मिलीलीटर, और बेटा 10 मिलीलीटर एथेनॉल है जो विलय है, वो 90 मिलीलीटर जल में घुलेगा, तभी तो आपका विलयन कितना बनेगा बेटा, 100 मिलीलीटर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, 100 मिलीलीटर प्राप्त होता है। आयतन प्रतिशत का यूज बताता हूं मैं आपको। आयतन प्रतिशत का उपयोग, आयतन प्रतिशत का उपयोग क्या होगा, उपयोग देखना बेटा, आयतन प्रतिशत का उपयोग आप ध्यान से समझना। यहां पर थोड़ा सा जो 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, जो आपका एथिलीन ग्लाइकोल होता है उसका फॉर्मूला होता है C2H6O2। एथिलीन ग्लाइकोल के जलीय विलयन का उपयोग, के जलीय विलयन का उपयोग, जलीय विलयन का उपयोग वाहनों के इंजन को, वाहनों के इंजन को ठंडा करने के रूप में, ठंडा करने के रूप में किया जाता है। वाहनों के इंजन को ठंडा करने के रूप में, ठंडा करने के रूप में, ठंडा करने के रूप में किया जाता है। ठंडा करने के रूप में प्रशीतक, प्रशीतक या आप बोल सकते हो ठंडा करने के रूप में, वाहनों के इंजन को ठंडा करने के रूप में किया जाता है, रूप में किया जाता है। अब आपको मैं बताता हूं यहां से एक बार 2023 में क्या, 22 में क्या क्वेश्चन बना था कि 35% एथिलीन ग्लाइकोल के जलीय विलयन का उपयोग, जलीय विलयन का उपयोग वाहनों के इंजन को ठंडा करने में, वाहनों के इंजन को ठंडा करने के रूप में किया जाता है। तो इसमें एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा, मतलब विलय और विलायक की मात्रा बताइए। तो बेटा जब आपका 100% विलयन है टोटल, उसमें 35% मतलब 35 मिलीलीटर तो आपका क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। तो जल का आयतन कितना होगा, जल का आयतन आपका बन जाएगा यहां से 65 मिलीलीटर। कितना बन जाएगा, इस लाइन का मतलब यही तो है कि 35 मिलीलीटर एथिलीन ग्लाइकोल 65 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है, जिससे विलयन का आयतन 100 मिलीलीटर प्राप्त होता है। लेकिन यहां पर यूज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूज क्या होता है इधर ध्यान से देखिए। जो बर्फीले प्रदेश है, जहां पर बर्फ -डिग्री में टेम्परेचर रहता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर जैसे जल का जो नॉर्मल जल होता है, जो जल होता है उस जल का जो हिमांक बिंदु होता है, जल का हिमांक बिंदु, जल का हिमांक बिंदु होता है वो कितना डिग्री का होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये होता है कि जो जल है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बर्फ में बदल जाता है, और बर्फ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जल में बदल जाता है। अब जहां पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो ठंडे प्रदेश है, वहां पर ऐसा होता है। तो मान लो वहां पर कोई कार, कोई गाड़ी, कोई बस लेके गए, तो वहां पर तो जो इंजन है उसमें पानी भी होता है। तो अगर वहां पर जाएंगे तो वहां पर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी वो किस में बदल जाएगा, बर्फ में। तो आपका जो साधन है, जो आपका वाहन है, वो आगे नहीं चल पाएगा, इंजन खराब हो जाएगा। तो बेटा ये जो एथिलीन ग्लाइकोल का जो 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जलीय विलयन है, ये जल के हिमांक को कम करता है। और जो जल का हिमांक है ना, उसको कितना ले जाता है, -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाता है, माइनस में कर देता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो जल है बर्फ में बदलता है, उसमें अगर वाहन के इंजन में आप क्या डाल दोगे, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एथिलीन ग्लाइकोल का जलीय विलयन डाल दोगे, तो जो जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ में बदल रहा था, या बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जल में बदल रहा था, वो अब नहीं बदलेगा। एथिलीन ग्लाइकोल बेटा हिमरोधी का काम करता है। एथिलीन ग्लाइकोल का 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज विलयन होता है,
ये हिमरोधी का कार्य करता है, मतलब ये बर्फ नहीं बनने देता है। और जो गाड़ी में जलता, वहां गाड़ी के इंजन में जो जलता वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ में बदलना चाह रहा था, अब बर्फ में नहीं बदलेगा क्योंकि इसने जल के हिमांक को कम कर दिया। तो कितना कम कर देता है वो भी मैं आपको बताता हूं यहां पर कि एथिलीन ग्लाइकोल होता है, एथिलीन ग्लाइकोल होता है, वो किसका काम करता है? एथिलीन ग्लाइकोल होता है वो आपका बेटा एथिलीन ग्लाइकोल इस सांद्रता पर, एथिलीन ग्लाइकोल की कौन सी सांद्रता पर? 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पर एथिलीन ग्लाइकोल इस सांद्रता पर किसका काम करेगा? इस सांद्रता पर हिमरोधी का काम करेगा, बर्फ नहीं जमने देता है, हिमरोधी का कार्य करता है, हिमरोधी का कार्य करता है। यह क्या कर देता है? यह जल के हिमांक को माइनस के 17.6 डिग्री सेंटीग्रेड या 255.4 केल्विन में कितना? 255.4 केल्विन या सेंटीग्रेड में कितना ले जाता है? जो जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम रहा था, बर्फीले प्रदेश हो या कोई सा भी प्रदेश हो, जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वहां पर जो नॉर्मल ठंडे प्रदेश होते हैं उनमें सर्दी के टाइम तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो वहां पर गाड़ी लेके गए तो वो तो इंजन सील हो जाएगा, इंजन ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इंजन के अंदर जो पानी होता है वो बर्फ में बदल जाएगा। उसको मतलब उस समस्या से दूर होने का तरीका क्या है कि उसमें कौन सा सॉल्यूशन डाल दो? एथिलीन ग्लाइकोल का 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का सॉल्यूशन डाल दो। वो क्या करेगा? जो जल 0 डिग्री पे जम रहा था अब वो 0 डिग्री पे नहीं जमेगा, क्योंकि ये बंदा है, एथिलीन ग्लाइकोल है, ये जोरदार आदमी है। ये जल के हिमांक को कितना कम कर देगा? माइनस के 17.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मतलब इसके डालने के बाद में जो जल है वो माइनस 17.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके बर्फ में बदलेगा, और माइनस का 17.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो नॉर्मली नहीं होता है। तो बेटा ये हिमरोधी का कार्य करता है, यह आपकी द्रव्यमान प्रतिशत। नेक्स्ट आयतन प्रतिशत। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में मैं आपको बताता हूं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है W बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसका जो सिंबल होता है वो है W बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और मेरे दोस्तों आपको पहले ही बता दिया, पहला किसका सर जी? विले का W का मतलब विले का भार किसमें? ग्राम में। दूसरा किसका भैया? विलियन का। और विलियन का क्या होगा बेटा? आयतन। विलियन का आयतन किसमें भैया जी? विलियन का आयतन होगा ml में। किसमें बेटा? ml में। तो जो आपका आयतन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला होगा W बाई वॉल्यूम परसेंटेज का जो आपका फॉर्मूला होगा वो आप क्या बना सकते हो सर? विले का ग्राम में भार, विले का ग्राम में भार पहला हो गया ना, विले का ग्राम में भार, बाई का साइन है तो बाई लगा दो। दूसरा क्या है? विलियन का मिलीलीटर में आयतन, विलियन का आयतन मिलीलीटर में, विलियन का आयतन मिलीलीटर में। परसेंटेज के लिए क्या लगा दो भैया? 100 लगा दो। परसेंटेज के लिए क्या लगा दो? 100 लगा दो, 100 लगा दो। और इसकी डेफिनेशन करना, याद करना भी बहुत आसान है। किसी भी विलेन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार आपका क्या कहलाएगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो मैं आपको डेफिनेशन भी लिखा देता हूं। किसी भी विलेन के 100 मिलीलीटर आयतन में, किसी भी विलेन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित, किसी भी विलेन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलेन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार आपकी क्या कहलाती बेटा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या कहलाती है दोस्तों? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या कहलाएगी बेटा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाएगी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसका यूज भी मैं आपको बता देता हूं। उपयोग क्या है इसका? इसका जो उपयोग होता है
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का जो उपयोग होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का जो उपयोग होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का उपयोग कहाँ किया जाता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का उपयोग औषधि एवं फार्मेसी उद्योग में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? औषधि एवं फार्मेसी उद्योग में, औषधि एवं फार्मेसी उद्योग में किया जाता है। औषधि एवं फार्मेसी उद्योग में किया जाता है। औषधि एवं फार्मेसी उद्योग में किया जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत का उपयोग औषधि एवं फार्मेसी उद्योग में किया जाता है। यह आपकी द्रव्यमान प्रतिशत भी खत्म हो गई। नेक्स्ट सांद्रता की इकाई की तरफ चलते हैं बेटा। पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम इसको बोलते हैं बेटा पार्ट्स पर मिलियन। और इंस्टाग्राम पे तो आप जानते हो आजकल दुनिया बात ही किसकी करती है? दुनिया मेरे लाडलो बात ही मिलियन की करती है। तो बिलियन का मतलब होता है बेटा 10 लाख। मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। और 10 लाख को मैं बेटा 10 की पावर 6 लिख दूं तो मुझे पता है आपको कतई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने एकदम सही लिखा है, गलत तो मैंने लिखा ही नहीं है। तो पीपीएम के बारे में बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं पहले में। पीपीएम का यूज कब करते हैं? जब किसी विलेन में विलेय की मात्रा बहुत कम हो। जैसे वायुमंडल में प्रदूषक होते हैं, ज्यादा थोड़ी होते हैं, इनकी सांद्रता कम ही होती है वायुमंडल की टोटल सांद्रता की तुलना में। तो जल में जल प्रदूषक होते हैं, उनकी सांद्रता कम हो, तब जाके अपन कौन सी सांद्रता की यूज करते हैं? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन का यूज किया जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब विलेय की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा होती है, जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होती है, जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होती है, अत्यंत सूक्ष्म होती है, विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होती है, तो सांद्रता किसमें व्यक्त की जाती है? तो सांद्रता पीपीएम में व्यक्त की जाती है। सांद्रता पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन में व्यक्त की जाती है। पार्ट्स पर मिलियन में व्यक्त की जाती है। मतलब विलेय बहुत कम मात्रा में होता है मिलियन के अंदर, तब जाके सांद्रता अपन ज्ञात करेंगे, वो किसमें करेंगे? मिलियन में ज्ञात की जाती है। मतलब पार्ट्स पर मिलियन में ज्ञात की जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, इसके डेफिनेशन, इसके फॉर्मूला के बारे में मैं आपको बताता हूं। पहले मैं इसकी परिभाषा बता देता हूं आपको। परिभाषा इसकी क्या होगी वो थोड़ा ध्यान से देखना। इसकी परिभाषा क्या होगी बेटा, क्योंकि बात कर रहे हैं 10 लाख भाग के बारे में। तो किसी विलेन के 10 लाख, किसी विलेन के 10 लाख भाग में 10 लाख मतलब 10 की पावर 6, 10 लाख भागों में, किसी विलेन के 10 लाख भागों में उपस्थित, किसी विलेन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या, विलेय के भागों की संख्या आपकी क्या कहलाती है? विलेय के भागों की संख्या पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। तो बेटा ध्यान से देखो, पीपीएम का यूज ही कब करते हैं? जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होती है, तो सांद्रता पीपीएम में मतलब पार्ट्स पर मिलियन में ज्ञात करेंगे। और पीपीएम क्या होगी? किसी विलेन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या आपकी क्या कहलाएगी? पार्ट्स पर मिलियन। मतलब पीपीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर जी? पीपीएम का फॉर्मूला हो जाएगा विलेय के भागों की संख्या, विलेय के भागों की संख्या बटेवा आपका हो जाएगा विलेन के भागों की संख्या, विलेन के भागों की संख्या। और बेटा कितना होना चाहिए भाग? 10 लाख होना चाहिए, मतलब 10 की पावर 6 होना चाहिए। यह आपका पीपीएम का फॉर्मूला हो गया। यहां से डेफिनेशन भी आप बता सकते हो। किसी विलेन के 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को आप क्या बोलोगे? पीपीएम बोलोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट और बात करता हूं मैं बेटा कि पीपीएम को भार प्रतिशत मतलब W परसेंटेज, आयतन प्रतिशत मतलब वॉल्यूम परसेंटेज, या
एवं एवं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, एवं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मतलब W बाई वॉल्यूम परसेंटेज, W बाई वॉल्यूम परसेंटेज के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जो पीपीएम है उसको आप भार प्रतिशत के रूप में भी लिख सकते हो, आयतन प्रतिशत के रूप में भी लिख सकते हो, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। कैसे करेंगे बेटा, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना, कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे पहला मैं लिख रहा हूं पीपीएम को भार प्रतिशत के रूप में, पीपीएम को भार प्रतिशत के रूप में। अगर डेफिनेशन भी आप चाहोगे तो मैं लिखवा दूंगा, फॉर्मूला से काम हो जाए तो बढ़िया है। कैसे बेटा, कि यहाँ पर पीपीएम भार प्रतिशत के रूप में कैसे होगी, पीपीएम W बाई W परसेंटेज के रूप में क्या होगी सर। पहले W का मतलब विले का ग्राम में भार, विले का ग्राम में भार, विले का ग्राम में भार। सर दूसरे W का मतलब बाई का चिन्ह तो बाई आ जाएगा। दूसरे W का मतलब सर विलेन का ग्राम में भार, विलेन का ग्राम में भार। और परसेंटेज के लिए क्या लगा दोगे बेटा, 100 नहीं लगाओगे, क्योंकि अब आप पीपीएम की बात कर रहे हो तो पीपीएम के लिए क्या लगाओगे, 10 की पावर 6 लगाओगे, तो ये आपकी पीपीएम भार प्रतिशत के रूप में आ जाती है। कैसे किया बेटा, कि विलेन का ग्राम में भार बटेवा विलेन का ग्राम में भार, पीपीएम के रूप में लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, 10 की पावर 6। डेफिनेशन की बात करोगे तो कैसे लिख सकते हो, किसी विलेन के यहां पर डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, किसी भी विलेन के 10 लाख, किसी भी विलेन के 10 लाख ग्राम भार में उपस्थित, 10 लाख ग्राम भार में उपस्थित, 10 लाख ग्राम भार में उपस्थित विले के भार भागों की संख्या, विले के भार भागों की संख्या, विले के भार को, विले के ग्राम में भार को, विले के ग्राम में भार को क्या कहोगे, विले के ग्राम में भार को, विले के ग्राम में भार को क्या कहेंगे, विले के ग्राम में भार को बेटा पीपीएम कहेंगे, लेकिन किसके रूप में, W बाई W प्रतिशत पीपीएम कहलाती है, पीपीएम कहलाती है। तो बेटा जी पीपीएम समझ में आ गया होगा, भार प्रतिशत के रूप में कुछ नहीं करना, विले का ग्राम में भार बटेवा विलेन का ग्राम में भार, पीपीएम में तो 10 लाख। दूसरा प्रयोग यूज करेंगे बेटा, पीपीएम को किसके रूप में, पीपीएम को आयतन प्रतिशत के रूप में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के रूप में कैसे लिखते हैं वो आप समझ गए होंगे अब तो, कि सर पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के रूप में कुछ इस प्रकार लिखेंगे। पहला किसका, सर ने बता दिया था, पहला विले का आयतन किसमें दोस्तों, विले का आयतन ml में, विले का आयतन किसमें, ml में। दूसरा किसका सर, विलेन का आयतन भी किसमें बेटा, विलेन का आयतन भी ml में, विलेन का आयतन भी ml में। और परसेंटेज के लिए क्या लगा दो, सॉरी पीपीएम में तो क्या लगा दोगे, 10 की पावर 6 लगा दोगे। इसकी डेफिनेशन भी आप आसानी से लिख सकते हो, किसी विलेन के 10 लाख मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विले का मिलीलीटर में आयतन आपका पीपीएम आयतन प्रतिशत के रूप में कहलाती है। पीपीएम को किसके रूप में भी लिख सकते हैं, पीपीएम को अपन यहाँ पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मतलब W बाई वॉल्यूम परसेंटेज के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा, कैसे कर सकते हैं वो अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने तरीका बता दिया आपको कि पीपीएम W बाई वॉल्यूम परसेंटेज के रूप में कैसे लिखोगे, कि सर जी विले का पहला किसका, विले का W, विले का ग्राम में भार, विले का ग्राम में भार, बाय के लिए क्या लगा दोगे, बटेवा लगा दोगे। सर वॉल्यूम है तो विलेन का क्या होगा, विलेन का आयतन, और विलेन का आयतन भी किस में होगा, ml में होगा। और 10 की पावर क्या लगाओगे, 6, क्योंकि अब आप बात कर रहे हो किसकी, पीपीएम की। डेफिनेशन यहां पर भी लिख सकते हो, किसी विलेन के 10 लाख मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विले का ग्राम में भार आपका क्या कहलाएगा, पीपीएम W बाई वॉल्यूम परसेंटेज के रूप में कहलाता है। उपयोग बताता हूं मैं, उपयोग क्या होता है बेटा, इसका उपयोग कहां किया जाता है पीपीएम का, जो जल प्रदूषक होते हैं, जल प्रदूषकों एवं वायुमंडल प्रदूषकों, जल प्रदूषकों एवं वायुमंडल प्रदूषकों
जल प्रदूषकों एवं वायुमंडल प्रदूषकों की सांद्रता थोड़ा सा समझने की जरूरत है बेटा। एक टर्म बोलूंगा मैं, माइक्रोग्राम मिलीलीटर इनवर्स, इसको अंडरलाइन कर लेना। जल प्रदूषकों एवं वायुमंडल प्रदूषकों की सांद्रता माइक्रोग्राम मिलीलीटर इनवर्स या पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम मतलब बेटा पार्ट्स पर मिलियन में ज्ञात की जाती है। किसमें ज्ञात की जाती है? पार्ट्स पर मिलियन में ज्ञात की जाती है। तो बेटा माइक्रोग्राम मिलीलीटर इनवर्स का भी मतलब क्या होता है? पीपीएम होता है। तो जल प्रदूषकों एवं वायुमंडल प्रदूषकों की सांद्रता आप किसमें ज्ञात करोगे? पीपीएम में ज्ञात करोगे। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ चलते हैं। 5th नंबर का जो आपका 12th क्लास का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं बेटा। मोल अंश, क्या पढ़ा रहा हूं? मोल अंश, जिसको आप मोल प्रभाज भी बोलते हो, मोल प्रभाज भी आप जिसको बोलते हो, या जिसको आप मोल भिन्न भी कहा जाता है, जिसको मोल भिन्न भी कहा जाता है, या जिसको बेटा एक और नई टर्म बता दूं तो भिन्न गुणांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न गुणांक। इसके बारे में थोड़ा सा गजबी बातें करने वाले हैं, क्योंकि है ये गजब। तो बेटा मोल अंश के बारे में बात करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोल अंश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के लिए भी। और अभी भी 2024 के एग्जाम में भी बेटा 2023 का जो 12th क्लास का पेपर हुआ 2023-24 वाले विद्यार्थियों के लिए, उनमें भी बेटा मोल अंश से एक न्यूमेरिकल आया था। तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा, पूरी अच्छी तरह समझाया जाएगा मोल अंश। तो पहले तो मैं बेटा मोल अंश का प्रतीक चिन्ह बताता हूं आपको। मोल अंश का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो x होता है। मोल अंश का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? x। कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो बोल रहा हूं बेटा। किसी भी विलयन में जो विलय और विलायक होता है, तो विलय को मैं घटक a मान लेता हूं और विलायक को घटक b मान लेता हूं। विलायक को क्या माना? घटक b। तो अगर मोल अंश की बारे में बात करें, अंश भिन्न, भिन्न का मतलब होता है अनुपात। किसका अनुपात? मोल का अनुपात। किसके अंदर? विलयन के अंदर। अरे भाई मोलों का अनुपात किसके अंदर? विलयन के कुल मोलों में जिसके आप मोल अंश निकालोगे उसका अनुपात कितना है, उसके मोलों का अनुपात कितना है। तो आप अगर मैं बोलूं बेटा विलय के मोल अंश निकालो, विलय के मोल अंश निकालो, तो आप क्या बोलोगे? सर अंश का मतलब अनुपात होता है किसके? विलय के मोलों का अंश मतलब विलय के मोलों का अनुपात। और विलय के मोल किसके अंदर होंगे सर? भाई विलयन के कुल मोल में तो विलय के मोल होंगे। तो भैया जी इसको ऐसे बोल सकता हूं मैं कि सर विलय के मोल बटेवा किसके अंदर होंगे? ये विलयन के मोलों के अंदर, विलयन के कुल मोलों के अंदर, विलयन के कुल मोल के अंदर होगा। विलयन के कुल मोल। तो बेटा ये फॉर्मूला आपका बनता है। थोड़ी सी मैं टर्म्स यूज करूंगा यहां पर, समझने की जरूरत है। यहां पर बेटा मोल को कहते हैं n, मोल को क्या बोलते हैं? प्रतीक चिन्ह में n। तो विलय के मोल क्या हो जाएंगे सर? विलय के मोल हो जाएंगे Na, क्योंकि आपने विलय को बोला a, तो विलय के मोल हो गए Na। मैं बोलूं भाई विलायक के मोल क्या हो जाएंगे बेटा जी? विलायक के मोल हो जाएंगे बेटा Nb, क्योंकि विलायक को आपने b बोला। मैं आपको बोलूं विलयन के मोल, विलयन के कुल मोल। सर विलयन के कुल मोल क्या होंगे? भाई एक विलयन बनता है ना, वो विलय और विलायक से बनता है। तो विलयन की कुल मोल क्या होंगे? विलयन के कुल मोल क्या होंगे भैया? कि सर विलयन बनता है विलय प्लस विलायक से। तो विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो विलय के मोल प्लस विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो भैया अगर मैं बोलूं आपको कि जैसे 90 ग्राम जल में 10 ग्राम नमक घोल रहे हो, 90 ग्राम जल में आप 10 ग्राम नमक घोल रहे हो, तो विलयन कितना प्राप्त हुआ? आप बिना कहे बोलोगे कि सर 100 ग्राम हुआ। कितना ग्राम हुआ? 100 ग्राम। अब मैं बोलूं भाई एक विलयन है, उसमें 10 मोल है टोटल, 5 मोल विलय के हैं और 5 मोल जल के हैं। तो क्या बोलोगे सर? विलायक के मोल और विलय के मोल से टोटल विलयन के मोल प्राप्त होते हैं। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं NS बराबर Na प्लस NB बोल सकता हूं। बिल्कुल बोल सकते हो सर। तो आपको मोल अंश को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मोल अंश क्या होते हैं? मोलों का अनुपात होता है। किस का? विलय के मोलों का अनुपात अपॉन विलयन के कुल मोल क्या हो जाएंगे? तो
तो सर विलय के मोल अंश को बोलो एक्स, एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, जिसके मोल निकाल रहे उसके मोल ऊपर Na अपॉन Na प्लस Nb। इसको समीकरण नंबर आप कौन सी दे सकते हो, एक दे सकते हो। इस प्रकार अगर बेटा मैं विलायक के मोल अंश निकालूंगा, क्या निकालूंगा भैया जी, विलायक के मोल अंश निकालूंगा भैया, तो क्या बोलूंगा मेरे दोस्त कि सर मोल अंश किसके निकाल रहे हो आप, विलायक के निकाल रहे हो। किस में से निकाल रहे हो भैया, सर विलयन में से निकालेंगे, क्योंकि विलायक भी किस में होता है मेरे दोस्त, विलयन में होता है। किस में होता है भैया, विलयन में। तो क्या बोलूंगा मेरे दोस्त, ये बोलूंगा कि विलायक के मोल किसके अंदर, विलयन के कुल मोल के अंदर भैया, विलयन के कुल मोल, विलयन के क्या होंगे यहाँ पर, कुल मोल होंगे, विलयन के कुल मोल होंगे। और बेटा इसको फॉर्मूला देना तो बहुत आसान कर दिया आपने, कैसे, मोल अंश को क्या बोलोगे एक्स, विलायक को क्या बोला बी, तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएंगे सर, विलायक के मोल मतलब एन बी अपॉन सर Na प्लस एन बी, ये विलायक के मोल अंश ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको, मैंने आपको शुरू में बताया कि जैसे 10 ग्राम नमक को आपने 80 ग्राम जल में घोला तो आपका विलयन कितना प्राप्त हुआ, 90 ग्राम। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने बोला 2 मोल विलय के 5 मोल विलायक के, तो विलयन के कुल मोल कितने, 7 मोल। अब मैं कहूं कि 2 मोल अंश होते ना, मोल अंश भी क्या होंगे सर, विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल अंश क्या होंगे सर, विलय के मोल अंश प्लस विलायक के मोल अंश। तो अगर मैं बोल दूं, इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, क्या, विलयन के कुल मोल अंशों का योग, विलयन के कुल मोल अंशों का योग हमेशा कितना होगा, विलयन के कुल मोल अंशों का योग, विलयन के कुल मोल अंशों का योग मेरे दोस्त हमेशा 1 होगा। इसका मतलब क्या है पता है आपको, कि जो XS होगा वो क्या होगा सर, XA प्लस XB, और इनका योग कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसा होता है या नहीं होता, आपको मैं करके दिखाता हूं बेटा। XS बराबर XA का मान क्या था सर, Na अपॉन Na प्लस NB, प्लस XB का मान कितना था सर, NB अपॉन Na प्लस NB। यहां पर बेटा एलसीएम ले सकते हो आप, एलसीएम क्या आ रहा है, Na प्लस NB, यहां से एलसीएम आया Na प्लस NB, एलसीएम आया Na प्लस NB को Na प्लस NB से डिवाइड किया, कितनी बार सर, 1 बार। तो बेटा Na आया नहीं आया, बिल्कुल आया सर, प्लस Na प्लस NB को फिर Na प्लस NB से डिवाइड किया, तो फिर क्या आ गया सर, 1 बार, तो ऊपर क्या आ गया, NB आ गया। बेटा ये किसकी वैल्यू आ रही है, XS की, Na प्लस NB से Na प्लस NB डिवाइड होंगे, तो टोटल कितना आ गया भैया जी, 1 आ गया। मतलब मेरे दोस्त, मेरे लाडले, विलयन के जो कुल मोल अंश होंगे उनका योग कितना आएगा, 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1 ही आएगा। वैसे गुरुजी इंतजार कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास आपकी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बता देता हूं बात, आपको इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं। मोल अंश की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बता तो बहुत सारा दिया, इसकी डेफिनेशन रह गई, वो भी बता देता हूं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात उससे पहले देखो, जब मैं मोल अंश के बारे में बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, तो मोल अंश में मैंने ऊपर भी मोल लिखे और नीचे भी क्या लिखे, मोल लिखे। तो बेटा मोल का कोई मात्रक नहीं होता, मोल एक नंबर होते हैं, मात्रा मापी जाती है। ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो मोल से मोल कट जाएंगे, तो मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है। तो बेटा आपकी जो मोल अंश एक मात्रकहीन राशि है। मोल अंश कैसी राशि है, मात्रकहीन राशि है। मोल अंश कैसी राशि है बेटा, मात्रकहीन राशि है। इसकी डेफिनेशन की बात कर लेता हूं मैं, कि किसी विलयन में डेफिनेशन बता देता हूं, आप बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी अब आपके लिए। किसी विलयन में उपस्थित घटक एक के मोल, घटक 1 के मोल व विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल तथा घटक 2 के मोल, घटक 2 जो आपका विलायक है, घटक 2 के मोल तथा घटक 2 के मोल व विलयन के कुल मोलों का अनुपात, विलयन के कुल मोलों का अनुपात
कुल मोलों का अनुपात, वी लेन का कुल मोलों का अनुपात रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः घटक 1 व घटक 2, मतलब विलेय और विलायक, घटक 2 के मोल अंश कहलाते हैं। घटक 2 के मोल अंश कहलाते हैं। मोल अंश कहलाते हैं। मोल अंश कहलाते हैं। मैंने क्या बोला, डेफिनेशन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। किसी भी विलेय में घटक 1 के मोल, लाइक यहां से देखो घटक 1 किसको माना था मैंने, विलेय को, तो घटक 1 के मोल और विलेय के कुल मोल, इनका अनुपात क्या कहलाएगा सर, घटक 1 के मोल अंश मतलब विलेय के मोल अंश। उसी प्रकार मैंने आपको क्या बताया बेटा कि किसी भी विलेय में घटक 2 के मोल और विलेय के कुल मोलों का अनुपात घटक 2 के मोल अंश कहलाते हैं। ये थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। जब मैंने विलायक के मोल अंश निकाले, ये बोला कि घटक 2 के मोल मतलब विलायक के मोल और विलेय के कुल मोल, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाया भैया, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाया, विलायक के मोल अंश कहलाए। क्या कहलाए बेटा, मोल अंश कहलाए। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो डेली आएगा और वीडियो में मैं बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में मोलरता ये रह गई है, साथ में इन सभी जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स थे इनके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। पूरा चैप्टर यहाँ पर डालूंगा। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है, इधर से उधर भी नहीं हो रही है। 12th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं जो विद्यार्थी, उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। 100% और 100 मार्क्स का कंटेंट दे रहा हूं, ये मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं। जो ये कंटेंट पढ़ेगा उसके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन भी इधर से उधर नहीं होने वाला है। आप वीडियो को रेगुलर देखना, और अगर हो सके जेवली के आसपास की जो विद्यार्थी है अगर ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो लक्ष्य क्लासेज आइए। लक्ष्य क्लासेज का बेहतरीन परिणाम है। लक्ष्य क्लासेज ने टॉप जिले की मेरिट दी है। 97% लखन मेहरा, 96% तानिया नागर, 95% हरिशंकर साहू। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक है वो तीनों ही लक्ष्य क्लासेज से आई है। टॉप जिले में सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला जो संस्थान है वो लक्ष्य क्लासेज है। आप हमसे जुड़ेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बेहतरीन परिणाम के लिए, आपके सपनों के लिए हम आपके लिए जी जान लगा देंगे, पूरी मेहनत करेंगे। शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैला दीजिए उन बच्चों तक जो कोचिंग स्कूल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।